कि कहते हैं कि कल को आसान बनाने के लिए आपको आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपना क्लास 11 सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 संस्कृतिकरण तथा समाजीकरण, यानी कि जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर संस्कृतिकरण क्या होता है और समाजीकरण क्या है और कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि और इसके अलावा आज हम अपना जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ये लास्ट चैप्टर है हमारा मिड टर्म का। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों ही करा दिए हैं, आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और सैंपल पेपर, ठीक है, ये आपको कराने वाला हूं, ठीक है। मुलाकात आपसे थोड़ा सा लेट हो रही है, उसके पीछे कुछ कारण थे, इसी वजह से, ठीक है। तो आज हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सबने अपना रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही अच्छे तरीके से मना लिया होगा, ठीक है। तो आइए अपनी स्टडी की तरफ ध्यान लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है ना। हमेशा से मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन जरूर देता हूं कि इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संस्कृति का अर्थ, कि आखिर संस्कृति का अर्थ किसको कहेंगे हम, ठीक है, किसको संस्कृति बोलेंगे वो इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा संस्कृति के आयाम कितने हैं, 3 है कि 2 है, वो इसी में बात करेंगे, ठीक है। और ये यहां से हर बार क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है। छोटा चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, आराम से इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है, 10 मार्क्स का पेपर में आएगा, ठीक है। और लेकिन छोटा है। इसी में हम बात करेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे देखने को हमें मिल रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे समाजीकरण की और समाजीकरण के अभिकरण। तो यानी कि आप देख पा रहे हो ज्यादा इसमें हमें नहीं है हमारे पास में कंटेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स है, 10 मार्क्स अपने आप में कंटेन कर रहा है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपके इस चैप्टर से आ जाएंगे। तो देखिए संस्कृतिकरण है क्या। संस्कृतिकरण जिसके कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी जगह पर जाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, अपने गूगल मैप का यूज कर लेते हैं। अगर हमें उस निश्चित स्थान पर पहुंचना होता है तो हम किसका सहारा लेते हैं, एक मानचित्र का सहारा लेते हैं। ऐसे ही जब हमें किसी भी परिदृश्य, किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जब जानना होता है तो हम उसकी संस्कृति से जानते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति पश्चिम के देशों के संस्कृति से बहुत अलग है। हमारे यहाँ पर बड़ों का सम्मान, आदर, ये सब, जिसमें कह सकते हो कि पैर छूना, ये सब हमारी संस्कृति का पार्ट है। लेकिन शायद जिसको कह सकते हो पश्चिमी जो कल्चर है, पश्चिमी जो संस्कृति है, उसमें ये सब का अभाव देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, संस्कृति एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश, उसका क्या करती है, व्यवहार को निर्धारित करने का काम करती है। तो उसी को हम कह सकते हैं संस्कृति। इसके अलावा भी संस्कृति क्या होती है, समाज के अंतर्गत, ठीक है ना, जितने भी लोग रहते हैं जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, जिस भी माध्यम से करते हैं, जो भी उनका आचार विचार, आदर सम्मान, ये सभी कहीं ना कहीं संस्कृति का पार्ट होता है। जैसे अगर रिसेंटली एग्जांपल देखें तो अभी हमारा रक्षाबंधन का त्योहार गया, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक भारतीय संस्कृति का पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि रक्षा सूत्र बांधकर, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करते हैं हम लोग, अपना एक रक्षा का वचन भी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक संस्कृति का पार्ट है। तो इसी के अंदर क्या होता है कि अंतःक्रिया के माध्यम से हम इसको समाज के अंदर ही सीखते हैं। तो समाज और संस्कृति दोनों एक साथ चलती हैं और समाज के अंदर ही संस्कृति होती है, ठीक है। तो इसी तरीके, और संस्कृति से समाज बनता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारा आगे की तरफ हम चलते रहते हैं संस्कृति के माध्यम से। ऐसे ही क्या होता है कि किसी भी समूह के आपसी सामान्य समझ को अन्य से जब अलग समझा जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति और आपकी पश्चिमी संस्कृति, उसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं एक देश की संस्कृति होती क्या है, ठीक है। संस्कार जिसको कह सकते हैं, ये सब चीजें ऐसा ही क्या होता है, और ये हमेशा कैसे रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं। इसका मतलब होता है हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। कि जो हमारे भूतकाल में, जिसको कह सकते हो कि
एंशियंट टाइम्स था, तब वहां की संस्कृति अलग और आज की संस्कृति अलग देखने को मिल रही है। जिसमें कह सकते हो आज की संस्कृति एकदम से मिक्स होती जा रही है, हर चीज को हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं। एक देश के अंतर्गत दूसरे देशों की संस्कृति का हमें समाहार देखने को मिल रहा है। आज कोई भी एक देश अपनी पर्टिकुलर संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहा है, वो और भी देशों की संस्कृति को अपने अंदर ग्रहण करता हुआ जा रहा है। ये किसका परिणाम है? परिवर्तनशीलता का परिणाम है। ठीक है, कि भारत के अंदर पश्चिमी संस्कृति का विकास देखने को मिल रहा है और पश्चिमी देशों के अंदर भारतीय संस्कृति का हमें विकास देखने को मिल रहा है। ये किस कारण है? क्योंकि संस्कृति क्या है? परिवर्तनशील है और हमेशा क्या होती रहती है? विकसित होती रहती है। इसमें क्या होता है? लगातार जुड़ना, घटते रहना, विस्तारित होना, संकुचित या फिर पुनः व्यवस्थित होते रहते हैं। यानी कि संस्कृति में हमेशा जुड़ाव, घटाव, परिवर्तन, विस्तार, संकुचन, ये सब कहीं ना कहीं हमें संस्कृति के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी के कारण इसको क्या मिलती है? गतिशीलता मिलती है। यानी कि समाज क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है और उस तरीके से वो क्या होता है? आगे बढ़ने का काम करता है। अब इसी में हम जानते हैं कि विविध परिवेश और विविध संस्कृति यह कैसे काम करती हैं। अब जैसे देखो, समझो एग्जांपल के तौर पे यहां पर समझ सकते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सांस्कृतिक परिवेश या फिर एक भौगोलिक परिवेश में नहीं रहता, वो अलग अलग भौगोलिक परिवेश के हिसाब से क्या होता रहता है। कोई पहाड़ों में रह रहा है, कोई नदी घाटियों के आसपास रह रहा है, ठीक है, कोई रेगिस्तान में रह रहा है, ठीक है, कोई बिल्कुल ही मैदानी इलाके में रह रहा है, कोई कहीं पर क्या हो रहा है कि आपका कोस्टल एरिया है समुद्री, वहां पर आ रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होता है? उनकी संस्कृति में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, वहां की संस्कृति अलग मिलती है। ठीक है ना, हो सकता है कि जो मैदानी भाग में फेस्टिवल्स मनाए जाते हो, लेकिन वो क्या होता है कि आपके पहाड़ी इलाकों में ना मनाए जाते हो। कुछ फेस्टिवल्स जो क्या होंगे हमारे रेगिस्तानी इलाकों में होंगे, तो वो वहां की क्या कर देती है? संस्कृति डिसाइड करती है वहां का क्या कल्चर है, वहां का कल्चर क्या नहीं है। तो इसी के कारण क्या होता है? हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, चाहे कस्बे हो चाहे शहर हो, ये सब चीजें। ठीक है, तो नदी घाटियां हैं, रेगिस्तान है, द्वीप है, उन सबके पास में देखने को हमें ये चीजें मिलती हैं। इसके अलावा क्या होता है? हमारे पास में प्राकृतिक स्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न नीतियां होती हैं। और जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, यहां पर आपको दो एग्जाम्पल है, एक तमिलनाडु, केरल के जो समुद्री इलाके, ठीक है ना, वहां पर क्या हुआ था 26 दिसंबर 2004, जिसमें अंडमान निकोबार का भी पार्ट शामिल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? सुनामी आती है। अब जब सुनामी आई तो उसमें क्या हुआ कि जितना ज्यादा विध्वंस हुआ था ना, उसकी जो सुरक्षा कह सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग हमें विषमताएं देखने को मिली। कैसे मिली? ठीक है, तो जो लोग मुख्य भूमि या द्वीपों के लोग थे, वो कह सकते हो कि आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए क्या हुआ? जो द्वीप मछुआरे थे और सेवा कार्मिक थे, वो सचेत उस बात से नहीं थे, जिसमें कह सकते हो इन्होंने अत्यधिक विध्वंस का सहन किया और उसमें अनेक लोगों ने जानें गंवाई। जो लोग आधुनिकता को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना, उन्हें क्या हुआ? अपनी जान माल की हानि देखने को मिली। बट जो लोग वहां के थे, यानी कि जो जंगलों में रह कर रहे थे, ठीक है ना, आदि कालीन लोग थे या फिर कह सकते हो जो आदिम जनजातियां थी, आदिवासी, ठीक है, वो लोग रह रहे थे, उन्होंने इन चीजों को पहले ही प्राकृतिक रूप से समझ लिया था और वो उस प्रदेश को छोड़कर चले गए। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक उनकी पहुंच ही नहीं है, लेकिन अपने अनुभव, जानकारी के आधार पर उन्होंने मौसम को या फिर कह सकते हो जो समुद्री जल है उसमें परिवर्तन, उसमें हलचल देखी और उनको आभास हो गया कि यहां पर कुछ बड़ी आपदा आने वाली है। तुरंत उन्होंने क्या करा? अपने उस इलाके को वहां से खाली कर दिया। तो यानी कि यहां पर क्या देखने को मिला संस्कृति में कि एक तरफ हमारे पास में आधुनिक, जिसको आज हम अपने आप को मान रहे हैं, वो वहां पर फेल हो गए, लेकिन जो आदिम समाज है, ठीक है ना, वो वहां पर उस चीज के लिए अपनी संस्कृति के कारण जागरूक था और उसने अपनी जान बचा ली। तो ये क्या है? हमारा विविध परिवेश, यानी कि अलग अलग हमारे रहने के स्थान, ठीक है, और विभिन्न संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां, उसके माध्यम से भी उसको अपना लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? हम लोग जैसे बीमार पड़ते हैं तो हम लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, वहां पर वो जड़ी बूटियों का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या होता है? अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से इन चीजों को समझा जाता है। तो कह सकते हो कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक तक पहुंच होने से आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली जनजातियां संस्कृति से बेहतर नहीं हो जाती, अतः संस्कृतियों को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। जिसमें कह रखा है कि वही चीज कि जो लोग
आधुनिक उसमें रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उनकी संस्कृति बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो गई है, ठीक है ना। अभी भी हमें अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए जो हमारा प्रिमिटिव कल्चर है उसके ऊपर ही डिपेंड ज्यादा से ज्यादा रहना पड़ता है। अब इसी में हम बात करते हैं संस्कृति की परिभाषा कि सर आप संस्कृतिकरण समझा रहे हो, लेकिन आखिर संस्कृति की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो संस्कृति की परिभाषा क्या है, इसमें कह सकते हो संस्कृति शब्द का प्रयोग हमेशा क्या होता है, शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा चित्रकला में परिष्कृत रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है। यानी कि जब हम किसी संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें शास्त्रीय संगीत की बात कर लेते हैं, नृत्य की बात कर लेते हैं, चित्रकला की बात कर लेते हैं, हम बोलते हैं यही इस देश की संस्कृति है। और जो व्यक्ति इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं उसको असंस्कृतिक कहते हैं कि अच्छा संस्कार नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। तो असांस्कृतिक व्यक्ति है। जैसे और क्या हो सकता है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत जैसे आज हम देखते हैं कि चाय के स्थान पर हम कॉफी को प्राथमिकता देने लग गए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये संस्कृति का कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। तो इसी के अंदर ये चीजें शामिल है। ऐसे ही हमारे राइटर हैं कुछ, ठीक है ना, समाजशास्त्री टाइलर, उन्होंने बोला, इसको एज इट इज आपको याद करना होगा क्योंकि वो ये देकर आपसे पूछ लिया जाएगा ये कथन किसका है, ठीक है। तो वही चीज है कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य समुदाय वाले सम्मिलित हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। यानी कि जिसमें उन्होंने क्या बात करी है कि जो ज्ञान है, विश्वास है, कला है, कानून है, नीतियां हैं, ठीक है ना, उसको क्या करता है, एक समुदाय अन्य समुदाय के लोगों के साथ में साझा करता है, ये कहा है टाइलर ने। ऐसे ही ब्रॉन्ज़शिला मैलिनोव्स्की ने कहा है कि संस्कृति में उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियां, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रिया, विचार, आदतें तथा मूल्य शामिल हैं। उत्तराधिकार का मतलब है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और क्या चीज ट्रांसफर होती है, हमारे आचार विचार, आदर सम्मान, ठीक है, जो भी हमारी लोक रीतियां हैं, ठीक है ना, वो सभी कहीं ना कहीं क्या होती है, इसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे मान लो क्या होता है कि अगर घर के अंदर अगर कोई भी एक बिजनेस है ना, तो कहीं ना कहीं 2 या 3 में से कोई एक बच्चा कहीं ना कहीं उसी काम की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज होती है जिसमें कह सकते हो क्या हो रहा है कि संस्कृति को उत्तराधिकार के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है ना, दादा से पापा के, ठीक है ना, पापा से हमारे पास, हमारे बाद के बाद क्या होगा और आगे जनरेशन में वो ट्रांसफर होती चली जाएंगी। ऐसे ही बात करते हैं क्लिफोर्ड ग्रिड्स, उन्होंने सुझाव दिया, ठीक है, कि मानवीय क्रियाओं को पुस्तक में दिए गए शब्दों की तरह देखते हैं। जैसे पुस्तक में शब्द होते हैं उस तरीके से उन्होंने मानवीय क्रियाओं को बोला तथा उन्हें संदेश का संप्रेषण करते हुए देखते हैं। जैसे मानव एक प्राणी है जो अपने स्वयं के बुने हुए महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने बोला कि जो मानव है वो क्या कर रहा है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं समाज के अंदर, बहुत ज्यादा जो हमने एस्पिरेशन रख रखी है, उसी के अंदर हम क्या हो गए हैं, फंस के रह गए हैं, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने संस्कृति को यही जाल मानता है, ठीक है ना। उन्होंने बोला संस्कृति इसी प्रकार से क्या है, एक जाल है, ठीक है। और हमारी खोज किसी आकस्मिक व्याख्या के लिए नहीं है परंतु एक ऐसी व्याख्यात्मक परिभाषा के लिए जिसका अर्थ निकलता है। यानी कि उन्होंने बात करी है कि हमें कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है ना, जिसका कोई ना कोई एक अर्थ निकलता है। उस तरीके से जो ये सुझाव दिया है, ये दिया है हमारे क्लिफोर्ड ग्रिड्स ने, ठीक है। अब आते हैं हमारे संस्कृति, यानी जिसमें कह सकते हो संस्कृति की कुछ विशेषताएं भी कह सकते हो, ठीक है। तो संस्कृति में क्या होता है, सोचने, अनुभव करने तथा विश्वास करने का एक तरीका है, ठीक है ना। क्योंकि संस्कृति में हम क्या कर रहे हैं, सोचने का भी काम कर रहे हैं। और हमने अभी देखा अनुभव के आधार पर जो आदिम लोग थे उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ही क्या हुआ था, अपने आप को सुनामी से बचा लिया था। ऐसे ही लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका है कि यानी कि लोग जब जी रहे हैं तो जीने का एक तरीका पूरा का पूरा कि एक संस्कृति के साथ में वो अपना क्या कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं, अपने आप को एक जीने का एक तरीका सा महत्वपूर्ण बना लेते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने आप को इसके अंदर समाहित करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है व्यवहार का सारांश है, यानी कि जो भी हमने व्यवहार, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है ना, तो जो भी हमारा व्यवहार है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी समाज के प्रति आचरण है, वही क्या कहे हमारा संस्कृति का पार्ट है। तो जो संस्कृति है वो हमारे व्यवहार में झलकती है। कई बार जैसे आप लोगों ने स्कूल में भी अपने फील किया होगा, ठीक है ना, कोई बच्चे अगर शरारती हैं तो और टीचर्स कई बार कह देते हैं क्या यही संस्कृति है, यही संस्कार दिए हैं घर वालों ने। तो कहीं ना कहीं यानी कि संस्कृति को हम किस में देखते हैं, अपने व्यवहार के अंदर देखते हैं।
अगर हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं बहुत अच्छे संस्कार दिए, ठीक है ना। तो संस्कार कहीं और संस्कृति का ही पार्ट है। तो इसी तरीके से क्या है, और ये सीखा हुआ व्यवहार है, यानी कि जैसा बच्चा क्या होता है स्टार्टिंग से अपने घर से सीखता हुआ चलता है, वही आगे कहीं ना कहीं समाज के अंदर वो अपने उन्हीं चीजों को फैलाने का काम करता है। तो यानी कि ये सीखा हुआ है। इसके अलावा सीखी हुई चीजों का एक भंडार है, यानी कि जो चीजें सीखी उसने, उसको ही क्या करेगा, समाज के अंदर वो और ज्यादा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अच्छा विचार सीखा है तो वो अच्छी ही बातें क्या करेगा, अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में वो फैलाएगा उसी चीज को। तो एक तरफ से क्या हो जाएगा, संस्कृति जो कह सकते हो व्यवहार है उसमें अंदर भंडार देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सामाजिक धरोहर है, यानी कि सामाजिक धरोहर, क्योंकि समाज इसी के अनुरूप चलता है, ठीक है ना। समाज में इसको कह सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट, ठीक है ना, असामाजिक तत्वों की कोई जगह ही नहीं रहती, ठीक है ना। तो इसीलिए कह सकते हैं कि सामाजिक जो धरोहर है वो हमेशा अच्छे मूल्यों की होती है, अच्छे व्यक्ति की होती है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने समूह को से प्राप्त करता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या करता है, जो भी उसके समूह है, चाहे वो उसके पीयर्स ग्रुप हो, ठीक है, परिवार हो, उन सभी से जो सीखने का काम करता है। इसके अलावा 7वां पॉइंट है, बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानवकृत दिशाओं का एक समुच्चय है, यानी कि जो समाज के अंदर डेली डेली घट रहा है उन सभी का कहीं ना कहीं व्यवहार के ऊपर, या फिर जो समाज के ऊपर जो व्यवहार का परिवर्तन देखने को मिलता है, व्यवहार देखने को मिलता है, वही कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इन सब चीजों का हमें समुच्चय देखने को मिलता है, समूह देखने को मिलता है, गुच्छा टाइप में देखने को मिलता है। व्यवहार के मानकीय नियमीकरण हेतु एक साधन है, यानी कि जो भी हमें व्यवहार समाज के अंतर्गत अपनाना है उसको ही हम क्या कर सकते हैं, संस्कृति के माध्यम से नियमित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं, इसमें शामिल होती हैं। अब हम इसी में बात करते हैं संस्कृति के आयाम। तो देखो संस्कृति के जो आयाम पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर सैद्धांतिक। सैद्धांतिक रूप से संस्कृति के हैं 2 आयाम, ठीक है। 2 कौन से हैं, एक है आपका भौतिक और दूसरा है अभौतिक। अच्छा, लास्ट क्लास में देखा था बच्चों के कमेंट था जिसमें कह सकते हो कि स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है, तो अभी मैं पिछली स्लाइड आपको दिखा दूंगा, इसमें आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक तो हम एक अलग ही पढ़ेंगे, लेकिन अभौतिक के हमें 2 पार्ट और देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, और दूसरा हमें इसमें मिलता है मानकीय पक्ष, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, हमारे अभौतिक का पार्ट है, ठीक है। तो मैं एक बार पिछली स्लाइड आपके लिए कर देता हूं जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसकी आराम से। पिछली बार बच्चे कह ही रहे थे कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, बीच में आ जाते, ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। तो संस्कृति का मैंने आपको बता दिया 2 पार्ट आपको उसमें देखने को मिलते हैं, भौतिक अभौतिक। तो आइए जरा आप उसी को समझते हैं, भौतिक और अभौतिक है क्या चीजें, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो जरा देखो भौतिक संस्कृति क्या होती है, मूर्त होती है। मूर्त का मतलब है जिसको हम क्या कर सकते हो, टच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। वो चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारे पास में किताब है, पेन है, कुर्सी है, ठीक है, टेबल है, मोबाइल फोन है, ठीक है ना। तो ये सब किसका पार्ट है, हमारा भौतिक संस्कृति का पार्ट है। लेकिन अभौतिक संस्कृति वो अमूर्त होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस उसको हम महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारे विचार हैं, आदर्श हैं, ठीक है, व्यवहार है, ठीक है, ये सभी कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, अभौतिक संस्कृति का है। आज ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा आज मैं विचार को देख कर आया हूं, वो बात अलग है, नाम रख रखा उसने विचार अपने किसी दोस्त का, ठीक है। तो इसी के अलावा क्या होता है, भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं, इसमें कह सकते हो कि कम है कि ज्यादा है, ठीक है ना, अच्छा है कि बुरा है, ये चीजें कह सकते हो, ठीक है ना, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, इस चीज को हम गुणात्मक रूप से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से नहीं आसानी से नाप सकते, उसको नापा जाएगा, लेकिन किस तरीके से नापा जाएगा, उसके व्यवहार के माध्यम से, कि अगर आपको कोई काम बोला, ठीक है, और आपने उस काम को नहीं करा तो आप बेकार हो गए, ठीक है, और उसी काम को अगर आपने कर लिया तो आप अच्छे हो गए। तो इसी एक तरीका है, ये एक पैमाना है नापने का, ठीक है। थर्ड है भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आते हैं, तो इसीलिए भौतिक में आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो, आप नॉर्मल अपने मोबाइल का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मोबाइल चले थे कीपैड वाले, आज आप देख लो स्मार्टफोन पर आ गए हैं, ठीक है। हर चीज कहीं ना कहीं हमारे फोन पर उपलब्ध हो गई है। तो ये क्या है, एक आराम से, जिसको कह सकते हो आसानी से, तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति में
हमें परिवर्तन बहुत ही सनेह सनेह मिलते हैं। सनेह सनेह मतलब धीरे धीरे देखने को मिलते हैं परिवर्तन, ठीक है ना। एकदम से नहीं मिलेंगे कि आज समाज इस तरीके से तो कल बिल्कुल ही बदल गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। एकदम से जज्बात बदल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। हमें अभौतिक संस्कृति में हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज का आविष्कार होता है हमेशा, ठीक है ना। जिसमें हम कहीं ना कहीं आए दिन सुनते रहते हैं कि इस चीज का कहीं ना कहीं आविष्कार हुआ, खोज हुई, ठीक है ना, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके, ठीक है। उसके लिए बात हुई, इसका लाभ समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति व समाज का कोई भी प्राणी ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, समाज के अंदर का जो भी हमारी आवश्यकता है उसको आसान बनाने के लिए भौतिक संस्कृति बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। लेकिन अभौतिक संस्कृति हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को बनाने का काम करती है, ठीक है ना। तो लाभ सिर्फ उसी समाज के सदस्य उठा सकते हैं जिस भी संस्कृति का वो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम भारतीय संस्कृति का पार्ट है, तो जो भारतीय संस्कृति में परिवर्तन आ रहे हैं वो चीजें हैं अभौतिक परिवर्तन, वो हम ही लाभ उठा पाएंगे उसका सबसे पहले, ठीक है ना। और फिर हमारे बाद में वो ट्रांसफर होंगी, तब जाकर उनको लाभ मिलेगा। भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, जिसको कह सकते हो लुभावनी सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। किसी के पास में हमने स्मार्टफोन देखा, जिसको कह सकते हो आईफोन देख ले, तो हम आकर्षित हो गए उसकी तरफ। किसी के पास में हमने बहुत ही शानदार गाड़ी देखी तो हम आकर्षित हो गए, ठीक है ना। जो हमें अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, वो होती है हमारी भौतिक संस्कृति, जिसको कह सकते हो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है वो आकर्षक नहीं होती। अभी किसी को ही ज्ञान देने लग जाओ, किसी को अच्छी बातें समझाने लगो, तो डायरेक्ट कहेगा अच्छा अच्छा मुझे मत समझाओ भाई, ठीक है ना। तो अपना ज्ञान कहीं और दीजिए जाकर, ये चीजें हो जाती है। क्योंकि अभौतिक संस्कृति हम सीखना ही नहीं चाह रहे ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या होगा, निराश होगी, क्योंकि वो हमसे ऐसी बातें कह रहे हैं जो हम करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें आने वाले परिवर्तन को हम आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये तो डिफरेंस है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में। आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आता है संस्कृति के मुख्य आयाम। देखो पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा संस्कृति के मुख्य आयाम बताइए, तो मुख्य आयाम है 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे संस्कृति के मुख्य आयाम देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल संस्कृति का आयाम पूछा जाए तो वो भौतिक अभौतिक बताओगे, लेकिन अगर मुख्य आयाम पूछे जाएंगे तो वो 3 ही है, ठीक है ना। और ये किसके पार्ट है, ये है हमारे स्टार्टिंग के जो 2 हैं, ये तो है अभौतिक संस्कृति के। जो पहला और दूसरा ये अभौतिक संस्कृति के हैं, और तीसरा अपने आप में भौतिक है, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा देखते हैं, जिसमें आपका क्या होता है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है ना। संज्ञान का मतलब ही क्या होता है, हमारे मस्तिष्क से लिया जाता है। इसमें कह सकते हो हमारे मस्तिष्क में आकर कोई चीज बैठ गई है, संज्ञान में आ गई है हमारे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम संज्ञान में। जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमने देखा या सुना उसको ही हमने क्या करा, अपने व्यवहार में ला दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना, वो जो भी चीज देखता है और उसी को क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है अपने व्यवहार में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। अभी मेरी भांजा है, वो क्या होता है कि जैसा देखता है ना बड़ों को, ठीक है ना, तो वो उसी तरीके से वैसे ही व्यवहार करने लग जाता है। यानी कि हो क्या रहा है, उसके संज्ञान में वो चीजें बैठ रही हैं और वो वही चीज एक्टिविटी करने लग जाता है, ठीक है। तो उसी चीज के लिए क्या होता है, जो भी अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया है, यानी कि जो वो सीख रहा है। और क्या समझ सकते हैं, जैसे अपने मोबाइल फोन की घंटी को हमें पहचानना, ठीक है ना, कि कहीं पर भी मोबाइल बजे, जैसे मेरा बज जाए तो मैं तुरंत पहचान लूंगा, ठीक है ना, अच्छा मेरा मोबाइल बज रहा है 4 लोगों की भीड़ में, और अगर वही कॉलर ट्यून अगर किसी और व्यक्ति ने लगा रखी है, तब भी हम एक बार को अपनी जेब में हाथ देख लेता है, मेरा तो नहीं बज रहा, ठीक है। तो यानी कि इसको कह सकते हो ये क्या है, हमारे संज्ञान में बैठ गई है ये चीज, ठीक है ना, कि हम पहचान लेंगे। जैसे कह सकते हो भीड़ में भी हम अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान लेते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे हो पा रहा है, क्योंकि वो हमारे संज्ञान में बैठ गई है। इसके अलावा किसी नेता के कार्टून की पहचान करना, कि कई बार जैसे आप लोग अपने न्यूज चैनल अगर देख रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कार्टून के जरिए नेताओं को दिखाया जा रहा है या न्यूज़पेपर के जरिए दिखाया, तो हम पहचान लेते हैं अच्छा ये कार्टून इस वाले नेता के लिए बनाया गया है या फिर किस व्यक्ति के लिए है, ठीक है ना। तो वो कैसे चीज होती है, ये हमारे संज्ञानात्मक पक्ष में से चीजें निर्धारित हो जाती हैं, ठीक है। दूर से ही हम अपने मोबाइल फोन्स को इन सबको पहचान लेते हैं, ठीक है ना। ये सब कैसे हमारे संज्ञान के अंदर है, ठीक है। इसी में आता है फिर हमारा सेकंड अभौतिक का ही मानकीय पक्ष।
जिसका संबंध हमारे आचरण से होता है, हमारे व्यवहार से होता है कि हम किस तरीके का व्यवहार समाज के अंतर्गत निरूपित कर रहे हैं। जैसे अन्य व्यक्तियों के पत्रों को ना खोलना, ठीक है ना, कि हमेशा बोला जाता है ना कि कभी किसी के डायरी को चेक मत कीजिए, कभी किसी और के पत्र मत खोलिए, क्योंकि उसका भी प्राइवेसी का अपना राइट है, तो वैसे ही नहीं खोलना चाहिए। किसी के बैग में हाथ मत डालिए, जिसको कह सकते हो, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो हमेशा कभी भी उसके, जिसको कह सकते हो कि निजी चीजें हैं, उसमें हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा निधनपन अनुष्ठानों का निष्पादन, ठीक है ना, किसी का निधन हो गया है तो हम वैसे भी कई बार शोक उसमें चले जाते हैं, ठीक है ना, तब चीजों को हम, ऐसा नहीं होता कि हर्षोल्लास वाली चीजें मना रहे होते हैं, तो इन सब चीजों को क्या होता है एक आचरण के अंदर शामिल किया जाता है। मान लो कहीं पर एक दुख भरा माहौल और आप वहां जाकर हंसोगे, तो क्या वो समाज के अंदर स्वीकार्य होगा? क्या वो आचरण है हमारा? तो नहीं, वो मान के पक्ष का आता है और उसमें बोला जाता है ऐसा व्यवहार अनुचित होता है, ठीक है। और कहीं पर बहुत अच्छा माहौल है, मनोरंजन का माहौल चल रहा है और आप वहां पर दुखी आत्मा की तरह अगर बैठ जाएंगे जाकर, तो क्या काम चल पाएगा? नहीं होगा। कहेंगे लो यार, इतना बढ़िया मनोरंजन की चीजें चल रही हैं, कहीं पर पार्टी चल रही है और आप वहां पर देवदास की तरह बैठे हो, तो भी काम नहीं चलेगा। यानी कि ये चीज क्या है, हमारे आचरण के नियम है, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, लोक रीतियां, ठीक है ना, रीति रिवाज जिसको कह सकते हो, प्रथाएं, लोकाचार और कानून, ये सब क्या होती हैं, इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। तो इसी में हमारे लोकाचार, कानून, ये सब शामिल हो जाते हैं, जितनी भी लोक रीतियां, ये सब चीजें, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग फेस्टिवल्स, ये सब चीजें हमारी क्या होती है, मनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको है कि ऐसे मानक जो दलितों को समान कुएं, यहां तक कि उनको मंदिरों में प्रवेश या फिर जो पानी के समान स्रोत होते थे, उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, क्या ये स्वीकार्य है? फिलहाल आज तो नहीं है, ठीक है ना, और कहीं पर हो रहा हो तो उसका मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारा संविधान तो फिलहाल इसको बिल्कुल ही इजाजत नहीं देता है, ठीक है ना। और समाज में भी आज कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को बहुत कम मिल रही है, ठीक है। या फिर कह सकते हो औरतों या सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की अनुमति नहीं देते, तो क्या ये आचरण हमें स्वीकार्य होंगे? नहीं, ठीक है ना। अगर पाबंदी लगानी है तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों लगानी है, पुरुषों पर भी लगाइए। क्यों? क्योंकि वो भी तो समाज का पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है चीजें, हमें इस तरीके के सुरक्षा में आयाम को करना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि महिलाएं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकें, ठीक है। तो हम उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और ऐसे ही सार्वजनिक अगर पीने के स्रोत है तो उस पर हम किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि आप दलित हो तो आप पानी नहीं पियोगे, आप उच्च जाति के तो आप यहां से पानी ग्रहण करोगे, नहीं। ये हमारा एक अच्छा आचरण नहीं है, ये मानकीय इसमें आता है, ठीक है। अब इसी में बात करते हैं हम भौतिक की, जिसमें कह सकते हो भौतिक साधनों का प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है, कि आज जितनी भी भौतिक चीजें हैं उसने हमारे जीवन को बहुत ही आसान कर दी है, ठीक है ना। हर चीज हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो चीजें क्या है, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, जिसमें कह सकते हो भौतिक पदार्थों के उपकरण या यंत्र भी शामिल होते हैं। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पर जिसमें कह सकते हो आप चैटिंग कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें हो रही है, हम पढ़ भी रहे हैं, देखो ना, यही तो है खासियत कि उसके आपके यूज और मिसयूज दोनों हमारे हाथ में है। आप बच्चे देखो किससे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं इसी इंटरनेट के माध्यम से, और कुछ इसी में रील्स देख रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि टाइम वेस्ट करना या टाइम को आपको यूटिलाइज करना, ये आपके हाथ में है, वही चीज है इंटरनेट, ठीक है ना। इसके अलावा जमीन पर कॉलम बनाने के लिए चावल के आटे का उपयोग शामिल होता है, ठीक है ना, कि जब जमीन में कॉलम बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग को खड़े करने के लिए, तो उसमें चावल के आटों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है, जिससे वो क्या रह जाए, थोड़ा सा पकड़ उस पर मजबूत बन जाए। तो इस तरीके से भी क्या होता है, हमारा भौतिक संस्कृति काम करता है। अब इसी में हम बात करते हैं अपना निर्जाति केंद्रवाद। अब निर्जाति केंद्रवाद है क्या? तो इसमें क्या होता है, जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब उसको हम शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निर्जाति केंद्रवाद, यानी कि जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उसी की वजह से क्या होता है, निर्जाति केंद्रवाद की उत्पत्ति देखने को मिलती है, और हमें निर्जाति केंद्रवाद देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसको कह सकते हो अपनी पहचान से रिलेटेड कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अपने सांस्कृतिक मूल्य है, अन्य सांस्कृतिक लोगों के व्यवहार है, उन सब चीजों को इसमें क्या होता है, शामिल कर लिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं, क्या कहते हैं कि आज कोई भी एक कम्युनिटी का त्योहार सिर्फ उस कम्युनिटी तक सीमित नहीं रह गया है, ठीक है ना। आज दूसरे कम्युनिटी के लोग भी क्या कर रहे हैं, उसी त्योहार को मना रहे हैं,
ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ये सब कैसे हो पा रहा है? ये इसी के कारण हो पा जा रहा है क्योंकि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ क्या होता है, हमें जुड़ाव देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में अंतर संबंध देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हम सीमित नहीं रख रहे हैं, अब हम अपने आप को ओपन करके असीमित प्रक्रियाओं की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम सब शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही थॉमस बबिंगटन मैकॉले के भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए शिक्षा के प्रसिद्ध विवरण में निर्जातिया का उदाहरण दिया गया, और तब वो क्या कहते हैं कि हमें इस समय ऐसे लोगों को जरूरत है, ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच द्विभाषियों का कार्य करे। द्विभाषियों का कार्य कैसे करे? कि व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो खून तथा रग से तो भारतीय हो, लेकिन उसकी भाषा, उसका आचरण कहीं ना कहीं हमारी तरह होना चाहिए, अंग्रेजों की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि रग में भारतीय हो परंतु रुचि में, विचार में, नैतिकता तथा प्रतिभा में अंग्रेज होने चाहिए। यानी कि जिसको कह सकते हो कि खून भारतीय लेकिन जो उनका व्यवहार है, आचरण है, उससे वो अंग्रेज दिखाई दे। वो इस तरीके का निर्माण करना चाह रहे थे, इसीलिए वो क्या करते थे, भारतीयों को बहुत ज्यादा कहते थे कि आप जाइए और अलग अलग देशों में या फिर ब्रिटेन से आप क्या करिए, पढ़कर आइए, ठीक है। इसीलिए ताकि उनकी सोच उसी तरीके से हो जाए। उन्होंने सोचा कुछ अलग तरीके से था, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी। तो इसके लिए, लेकिन अब भारतीय वहां गए और वहां पढ़कर आए, ठीक है। वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता पढ़ी, समानता पढ़ी, न्याय पढ़े, तो उन्होंने वही चीज देखा कि अच्छा, यही ब्रिटिशर जब अपने देश में राज करते हैं तब तो ये सबको स्वतंत्रता देते हैं, समानता देते हैं, लेकिन जब यही ब्रिटिशर्स हमारे भारतीयों के ऊपर करते हैं तब यहाँ पर कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई समानता नहीं है, ठीक है, कोई न्याय की बात नहीं हो रही। तब उन्होंने क्या हुआ, इन्हीं विचारों को हमारे परिप्रेक्ष्य में शामिल कर दिया। लेकिन उनका मोटिव ये था, एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रशंसक होता है तथा बाहर से पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता। जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जिसमें क्या होता है, एक संस्कृति क्या करती है, अन्य संस्कृतियों के साथ में अपने संबंध स्थापित करती है और वो कभी भी अपने आप को सीमित नहीं करती है। उसी को बोलते हैं निर्जातीय केंद्रवाद। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, आजकल इंग्लिश जो आपकी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है ना, उसको कह सकते हो इंग्लिश, यानी कि जिसमें क्या हो रहा है, हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो इस चीज से बना आपका इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके की लैंग्वेज बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे एयर डैश, जिसका मतलब है ट्रेवल बॉय एयर, बट एयर डैश शामिल हो रहा है, ठीक है। चड्डीस, अंडरपैंट्स, ठीक है। चाय, इंडियन टी, ठीक है। इसके अलावा करोड़, 10 मिलियन, डकैत, थीफ, देसी, लोकल, ठीक है ना। तो वो चीज है। डिक्की, बूट, गोरा, व्हाइट पर्सन, यानी कि ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड है आपके। जंगली के लिए अनकाउट, लाख, ठीक है ना। तो आपके लिए इसमें इस तरीके से दिखाया जाएगा, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम है उसके जरिए दिखा रखा है आपको 100,000, ठीक है। लंपट, ठग, ऑप्टिकल, स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। प्रोपीन, ब्रिक फॉरवर्ड, स्टेपनी, स्टेपन टाई, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, ये कुछ स्मृति चिन्ह है जो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ज्यादा हमें आम भाषा में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको कर लेना, पढ़ ले, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, हमारे पास में टॉपिक आता है सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। और देखो, मेरी आदत है नहीं कि मैं बीच बीच में आपको बोलूं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। पढ़ाते टाइम मेरा सारा का कंसंट्रेशन यहीं पर होता है, तो ये आप लोगों का, आपका दायित्व बनता है कि आप बीच में इसको शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो इसी के लिए आता है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें कह सकते हो कि ऐसा तरीका जिसमें समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, संस्कृति क्या है, एक आपका परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसमें हम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो वही चीज है, सांस्कृतिक परिवर्तन किस लिए आ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें कह सकते हो परिवर्तन के लिए जो प्रेरणा है वो आंतरिक और बाहरी हो सकती है, कि हमें कई बार जो परिवर्तन है वो हमारे अंदर से आ रहा है, या फिर हम बाहरी परिप्रेक्ष्य को देखकर अपने परिवर्तन को शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आंतरिक परिवर्तन में क्या चीज शामिल हो रही है, जैसे कृषि या खेती करने की नई पद्धतियां, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज करना, जिससे फायदा क्या होगा, उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संकट नहीं होगा, ठीक है ना। हर उस राज्य के पास में खाना पहुंच जाएगा जहां पर ये दिक्कत है,
ठीक है। तो ये फायदा होगा अगर हम नई कृषि पद्धतियों को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें सिंचाई के माध्यम है, हमारे ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी थ्रेशर मशीन है, जो आधुनिक मशीनें हैं, ठीक है ना, जिससे बहुत ज्यादा HYV सीड्स हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीजें शामिल करके क्या होता है, नई कृषि पद्धतियों को शामिल करके हम अपने उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और बाहरी परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है, इसमें जैसे जीत है या उपनिवेशीकरण शामिल होते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी एक देश के ऊपर आपने जीत कर ली है या उस देश को अपना उपनिवेश बना लिया। जैसे इंग्लैंड ने हमें अपना उपनिवेश बनाया था, तो वो क्या था, बाहरी परिवर्तन, ठीक है, शामिल होता है, जिससे एक समाज के सांस्कृतिक आचरण और व्यवहार में गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जब वो 200 साल हमारे ऊपर राज करके गए हैं, इसी वजह से हमारे ऊपर वो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़ कर गए, जो आज भी भारतीय समाज के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी के अलावा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कैसे होता है, जिसमें क्या होता है, अन्य संस्कृतियों से संपर्क या अनुकूलन प्रक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हो कि किसी संस्कृति के साथ में हम अपना अनुकूलन कर रहे हैं, अपने आप को उसमें समाहित कर रहे हैं, उन चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे आपके समझ सकते हो कि जब जंगलों में रहने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है ना, उनको उन्हीं के जो उनके लिए घर है, ठीक है ना, उसमें ही जाने से मना कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वनों का दोहन देखने को मिलता है, उनका जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं उससे बाधित होता है, उनको रहने की समस्या, ये सभी कहीं ना कहीं हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसी के अलावा जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में रहने वाले जनजातीय समुदाय पर जंगली संसाधनों में कमी का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। आज उनके पास में रहने की दिक्कत हो रही है, उनके पास में जो जल जंगल जमीन, ठीक है ना, अगर उसी का दोहन हो जाएगा तो फिर उनके पास में बचेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। आजीविका का संकट, ये सब कहीं ना कहीं इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब इसी में हमारा आता है सांस्कृतिक परिवर्तन का, ये ठीक है ना, 3 हो गए थे। इसी में आता है विकासात्मक परिवर्तनों के साथ साथ कई बार क्या होता है, क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कि जब हम विकास के नाम पर, ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी की भूमि या फिर कह सकते हो कि किसी के रीति रिवाज, किसी की व्यवस्था, उसमें जब चेंज आता है तो उसके लिए होती है क्रांति, ठीक है। तो क्रांति का सहारा लिया जाता है, जिसमें क्या होता है, संस्कृति में तीव्रता से, बहुत ही तेज गति से परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में क्रांतिकारियां हैं, जिसमें कह सकते हो एक हमारी फ्रांसीसी क्रांति है, ठीक है, जो 1789 में हुई थी फ्रांस में, जिसमें जो राजशाही के लिए की गई थी, राजशाही को समाप्त किया गया था, लुई 16, ठीक है ना, उसकी जो राज सत्ता थी उसको समाप्त किया गया और वहां पर लोकतंत्र, और इसके अलावा, ठीक है ना, इन सब लोकतंत्र को, न्याय को, इन सबको शामिल करा गया था, ठीक है ना। तो वो चीज था इसमें। इसके अलावा और क्या हुआ इसमें, अलग समझकर, जब कोई अलग समझ प्रचलित होती है तो संस्कृति में परिवर्तन होते हैं। जैसे हाल के विचार में, जिसमें से प्रचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तथा मुद्रण, दोनों में आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। इसको कह सकते हो कि जब एक अलग सोच निकल कर आई तो उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, समाज के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना। आज जैसे हमारे पास में कह सकते हो न्यूज का भंडार इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन विश्वसनीयता हमें कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से देखने को ही मिलती है, ठीक है। तो इन चीजों को हम इसमें क्या करते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन में शामिल करते हैं। अब आता है हमारा समाजीकरण। आखिर समाजीकरण क्या है, अब तक हमने जो समझा वो संस्कृतिकरण को समझा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं समाजीकरण। तो देखो समाजीकरण क्या है, हमारे जो चारों तरफ सभी वस्तुएं वो हमारे संपूर्ण जीवन में शामिल होती हैं, जैसे पौधे हैं, पशु हैं, अतिथि हैं, पर्व है, उत्सव, पर्व यानी कि त्योहार, ठीक है, जो भी लड़ाइयां हो रही हैं, मित्रता हो रही है, साहचर्य हो रहा है, भेदभाव है, घृणा है, ये सभी कहीं ना कहीं, इससे ज्यादा वस्तुएं एक ही स्थान पर मेरे घर में उपलब्ध थी। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, यद्यपि तब कभी कभी जीवन जटिल सा दिखाई देता था, तो सारी चीजें हमारे घर में थी और तब भी जीवन जटिल दिखाई दे रहा है। लेकिन जन्म के समय बच्चा जब क्या करता है, समाज जिसको कह सकते हो, उसमें अपने सामाजिक व्यवहार, ठीक है ना, जो नैतिक विचार, इसके अलावा उसके बारे में वो कुछ भी जब नहीं जानता है, तब वो क्या होता है, धीरे धीरे इन चीजों को सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को थोड़ी पता है कि समाज क्या चीज है, उसने जन्म लिया, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या होगा, समाज के अंदर का जो भी सीखेगा, अच्छा बुरा, अपना व्यवहार, आचार विचार, ठीक है ना, बोलना, खाना पीना, खाने पीने के तरीके, चलने के तरीके, ठीक है, अपना त्योहार, इन सबको मनाने के तरीके, वो सब कहीं ना कहीं समाज के अंदर होगा। तो सामाजिकरण वहीं से चालू हो जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इसके अंदर वो क्या होता है, सीखने लगता है, अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, अच्छे लड़के, अच्छे लड़कियां, बुरे लड़के, बुरे लड़कियां, ठीक है ना, इन सब के बारे में वो क्या होता है, सीखने लग जाता है।
इसी प्रकार से किस प्रकार के व्यवहार की प्रशंसा होगी, किस प्रकार के व्यवहार से उसको इनाम दिया जाएगा, किस प्रकार के व्यवहार से उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी, वो सब चीजें उसको समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो वो उसी तरीके से वो क्या होता है, उसी आचार विचार को शामिल करता है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, हमारा समाजीकरण के माध्यम से हो पा रहा है। उसको समझ में आ जाता है कि जो अगर ये कार्य करेगा तो उसके लिए अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है ना, तो वो चीजें उसको समझ में आता है, अच्छे बुरे का भेदभाव। इसी के लिए समाजीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा असहाय शिशु धीरे धीरे स्वयं जानकारी प्राप्त करता है, यानी कि धीरे धीरे वो समाज के अंदर का सीखना स्टार्ट कर देता है। तभी आप देखते हैं छोटे बच्चे को वो जिन लोगों को पहचानने लगता है उन्हीं लोगों के पास में जाता है, और जिन लोगों के पास में वो पहचानता नहीं है, अनजान होते हैं, उसके पास में वो जाएगा नहीं। जैसे जबरदस्ती ले भी लो तो रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, या तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, जब वो जानने लग जाएगा तब उनके पास में आराम से जानने लग जाएगा। तो यही तरीका होता है समाजीकरण, जिसमें बच्चा धीरे धीरे स्वयं जानकारी प्राप्त करता है, अच्छा इससे मुझे हानि नहीं होगी, इससे हानि होगी, ठीक है। तो आत्म जागरूक बनता है और जो संस्कृति के तरीकों में बारे में भली भांति जानता है, जिससे वह जन्म लेता है, तो उस तरीके से उसमें अपने आप को समाहित कर लेता है। समाजीकरण क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज का सदस्य बनना सीखा जाता है, उसको बोलते हैं समाजीकरण, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो बढ़े आगे। तो देखो अब आता है समाजीकरण के अभिकरण, पेपर में आपसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो समाजीकरण के जो अभिकरण है वो है हमारे पास में 5। सबसे पहला परिवार, दूसरा समकक्ष समूह, तीसरा विद्यालय, चौथा जनमाध्यम और 5वां अन्य समाजीकरण अभिकरण। तो देखो परिवार में क्या चीज है, तो परिवार ही सबसे पहला व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए समाजीकरण का काम करता है, क्योंकि परिवार के अंदर ही वो क्या होता है, अपने चीजों को समाहित करता है, अपने आचार विचार को सीखता है, ठीक है ना। परिवार ही उसको बताने का काम करते हैं, जिसमें कह सकते हो मेनली स्पेशली उसकी माँ, ठीक है ना, वो क्या करती है, समझाने का काम करती है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ठीक है। तो परिवार क्या करता है, सबसे पहले हमारे समाजीकरण का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके 2 आए, प्राथमिक समाजीकरण और आपका द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक में तो हमारे परिवार आ गए, ठीक है, और द्वितीयक में अगर हमारे आते हैं तो वो हमारे आस पड़ोस, ठीक है, इनको शामिल किया जाता है समाजीकरण के लिए। अब इसी में बात करते हैं समकक्ष समूह। समकक्ष समूह का मतलब होता है एक जैसे एज के लोगों का ग्रुप। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो अपने ही समकक्ष समूह में खेलना पसंद करता है, ठीक है ना, जो भी उसकी एज के बच्चे होते हैं उसी के साथ में। ऐसा नहीं होगा क्या कहते हैं कि बच्चा 5 साल का है और वो खेल रहा है जाकर 20-15 साल के बच्चों के साथ, नहीं, वो अपनी ही एज के बच्चों के साथ में खेलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं समकक्ष समूह। और उसी में वो बहुत चीजें सीखता है अपने आसपास के, कि अगर एक बच्चा वहां पर कोई गाड़ी चला रहा है तो वो भी उसी तरीके से गाड़ी चला रहा है, जो भी खेल खेले जा रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे अपने स्कूल में तो आपके भी तो समकक्ष समूह है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, सीखने सिखाने का काम करते हो, तो वो भी क्या होता है, समाजीकरण का पार्ट होता है। तीसरा आता है इसमें विद्यालय। विद्यालय क्या है, हमारा एक औपचारिक संगठन है, ठीक है, जिसमें भी क्या होता है, आपको सिखाया जाता है आचार विचार, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से नहीं रहना है, ठीक है ना। ये चीजें हमारी क्या होती है विद्यालय में। लेकिन विद्यालय हमारा सीमित है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम विद्यालय में ही हम रहते हैं, ठीक है, 6 घंटे 8 घंटे यही हम क्या रहते हैं, विद्यालय के अंदर रहते हैं। तो विद्यालय हमें सीमित मात्रा में सिखा पाता है, लेकिन वो सिखाता जरूर है, ठीक है ना। और उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वहां पर भी आकर आप देखते हो बहुत सारी चीजों को समाहित कर लेते हो, समाजीकरण सीखते हो, ठीक है ना। अलग अलग लैंग्वेज भी कई बार बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है, वो इसी कारण हो पाता है विद्यालय के अंदर, ठीक है। फिर आता है जन माध्यम। जन माध्यम जिसमें कह सकते हो आपके इंटरनेट, ठीक है, आपके अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो इन सब चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, जो यानी कि जन के
जन जन तक पहुंचने का काम करते हैं, इसमें सूचनाओं का प्रचार प्रसार होता है। उसके अंदर भी आपको बताया जाता है किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके का व्यवहार उचित है, किस तरीके का व्यवहार अनुचित है। तो जन माध्यम भी कहीं ना कहीं हमारे समाजीकरण का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, उन सब चीजों को शामिल कर लिया जाता है। क्या आपकी आकांक्षाएं होंगी समाज के अंतर्गत, वो भी जन माध्यम करते हैं, ठीक है ना। कब, कहां पर, किस देश में, किस स्टेट में क्या घटित हो रहा है, ये सब भी तो कहीं ना कहीं हमारे समाजीकरण है। और फिर आता है अन्य समाजीकरण अभिकरण। इसमें जैसे आप शामिल कर सकते हो कि जो भी हमारे कार्यस्थल होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे कार्यस्थल शामिल होते हैं, जहां पर भी हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उस जगह का व्यवहार क्या है, वो भी एक हमारी अलग समाजीकरण करते हैं, क्योंकि उस कार्यस्थल पर काम करने के लिए जैसे हमारा टाइम पंक्चुअलिटी है, ठीक है ना, इस टाइम पर पहुंचना है, इस टाइम पर लंच करना है, तो ये सब क्या है और कैसा आचार व्यवहार है, कैसे तरीके के हमें व्यवहारों को वहां पर शामिल करना है। जरूरी नहीं होता कि जो कार्यस्थल है, जो व्यवहार हमारा कार्यस्थल पर होता है वही व्यवहार हमारा घर पर हो, नहीं, व्यवहार हमारा घर पर अलग है, स्कूल में अलग है, कार्यस्थल पर अलग है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं समाजीकरण का पार्ट होता है। इसी के अंतर्गत और क्या शामिल हो जाता है, तो धर्म, ठीक है ना, कि धर्म क्या होता है, हमारे को अच्छे गुण, इन सब की बात की जाती है, ऐसे आचार विचारों को फॉलो करा जाता है, ठीक है ना। समाज के अंतर्गत हमें इन चीजों को शामिल किया जाता है, तो वो क्या होता है, हमारे धर्म है, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आता है जो हमारा लास्ट है, यानी कि लास्ट टॉपिक है समाजीकरण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि समाजीकरण के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे काम करती है। तो देखो, समाजीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं और विपरीत भी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, समाजीकरण के उसमें हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खो भी बैठते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें, हमारा मन कर रहा है कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम ये काम करें, लेकिन समाज उसके ऊपर अंकुश लगाएगा। लेकिन कई बार समाज के अंतर्गत क्या होता है, हमारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको फलफूलित भी किया जाता है, ठीक है। जैसे कह सकते हो, जन्म से मृत्यु तक हम अन्य व्यक्तियों के साथ में अंतःक्रिया करते हैं, और जन्म से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं तब तक हम कुछ ना कुछ समाज के अंदर सीखने का ही काम करते हैं, ठीक है, और सिखाने का भी काम करते हैं। तो अपने व्यक्तित्व, अपने मूल्यों तथा अपने व्यवहार को निखारने में संलग्न रहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा व्यवहार है उसको हम आगे प्रेषित करते हैं, और वो इस तरीके से क्या होता है, आगे चलता रहता है। अतः समाजीकरण भी हमारे व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता के मूल में है। जैसे समाजीकरण के दौरान हम में से प्रत्येक में स्वयं की पहचान, भावना तथा स्वतंत्र विचारों एवं कार्यों के लिए क्षमता विकसित होती है। यानी कि इसको कह सकते हो कि जो भी हम समाज में करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे विचारों का अगर हम आदान प्रदान करेंगे तो वैसे ही व्यवहार हमारे लिए भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो विकसित भी हो रही है, ठीक है। और उसी तरीके से कई बार क्या होता है, समाज उसके ऊपर बंदिश भी लगा देता है, अंकुश भी लगाता है। आपका मन तो कर रहा है कि इंडिया गेट के ऊपर जाकर चढ़ोगे, लेकिन समाज तो इसकी अनुमति नहीं देता, वैसे फिलहाल समाज भी नहीं देता और हमारा कानून भी नहीं देता, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो इसमें क्या होता है कि समाजीकरण इस तरीके से हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके ऊपर अंकुश भी लगाता है, लेकिन अंकुश को हमें दरकिनार करते हुए वो किस तरीके से हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विकसित कर रहा है, ठीक है ना, वो भी देखा जाता है। कि एक व्यक्ति के विकास में जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो उसमें देखो सारे ही लोग लग जाते हैं उसका विकास करने के लिए, चाहे वो ज्ञानात्मक रूप से हो, चाहे मान के पक्ष हो, चाहे भौतिक रूप से हो, ठीक है, वो इस तरीके से शामिल हो जाता है। जैसे अब आपके इसी में आता है समाजीकरण का लिंगकरण कैसे होता है। जैसे जरा समझना, लड़के गलियों का प्रयोग अन्य वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे एक स्थान की तरह भी करते हैं जहां खड़े होकर आसपास वो चीजें देखते हैं, ठीक है, दौड़ने तथा खेलने के लिए भी कर रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिलों पर विभिन्न करतब करने के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो थी बात लड़कों की, ठीक है ना, जिसमें कह सकते हो कि ज्यादा स्वतंत्रता दे दी जाती है, घरों के अंदर भी देखा जाता है, ठीक है ना, कि अगर लड़का बाहर गया हुआ है तो उससे पूछा ही नहीं जा रहा, और जिस फैमिली में पूछा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि अगर पूछा नहीं जाएगा तो बहुत दिक्कत है। तो लड़कों के ऊपर भी बंदिशें लगानी चाहिए, खुली छूट उनको भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा नहीं होता। जैसे एक स्कूल के लिए एग्जांपल लीजिए, ठीक है ना, स्कूल से अगर लड़के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आसपास की सारी चीजों को क्या होते हैं, घूमते घामते खाते पीते आ रहे हैं। लेकिन लड़कियों से हम क्या आशा करते हैं, बेटा सीधा स्कूल जाना और बस घर, घर से स्कूल, घर स्कूल से घर, यही बस हम उससे आशा रखते हुए चल रहे हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं समाजीकरण का लिंगकरण है।
ठीक है। जैसा कि हर समय देखते हैं लड़कियों के लिए गलियां विद्यालयों से सीधे घर जाने के लिए ही होती हैं, उन्हें आसपास का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन लड़के आराम से घूमते घामते आ रहे हैं, पता चल रहा है कि स्कूल का रास्ता जो है 15 मिनट का है, वो आ रहे हैं 1 घंटा लगाकर, ठीक है ना, घूमते घामते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरीके से गली के सीमित प्रयोग के लिए भी वे सदा झुंड में जाती हैं, ठीक है ना, अकेले नहीं जा रहे, ठीक है ना। आसपास देखो कि बच्चा कौन कौन जा रहा है, स्कूल जा रहे हो तो आप सब कहीं ना कहीं ग्रुप बनाकर जा रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे उनमें मौजूद छेड़खानी का भय है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण ही कहीं ना कहीं छेड़खानी है, इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। इसमें कह सकते हो कि इस तरीके का समाज बन गया कि, ठीक है ना, और उनको भय का माहौल है, इसीलिए क्या होता है, उनको बोला था कि आप आसपास मत घूम कर आइए, ठीक है, सीधा बेटा स्कूल जाओ, पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इस तरीके से आए। जबकि ये तो हमने लड़कियों के ऊपर लगाए, लड़कों के ऊपर भी तो बंदिश लगानी चाहिए, ठीक है ना। उन्हें भी तो उस तरीके के आचार विचार सिखाने चाहिए जिसमें वो समझे कि बेटा नहीं, जैसे घर में हमारे लिए बहनें हैं वैसे बाहर भी हैं, ठीक है ना। उस तरीके का व्यवहार हो कि आप भी इस तरीके से घूमते हुए ना आए, आप भी स्कूल से घर आइए और स्कूल से घर जाइए। तो इन सब चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये तो था हमारा चैप्टर सामाजिकरण तथा संस्कृतिकरण, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारा जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर इन सब की बात करूंगा, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।